डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने जो पिछली क्लासों में पढ़ा है वो हमने रिंग के बारे में, सबसे पहले हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने रिंग के बारे में पढ़ा। तो आज का आपका टॉपिक है वो है सब रिंग के बारे में। तो ये टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है कि जो चीज़ हम वहाँ पर पढ़ते हुए आए हैं उसी से कनेक्टेड आपकी ये यहाँ पर सब रिंग एवं सब फील्ड है। तो यदि आपने ग्रुप पढ़ा होगा, ग्रुप के बाद यदि सब ग्रुप पढ़ा होगा तो आपको सब रिंग समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरीके से यदि सब रिंग यदि आपको अच्छे समझ में आ जाता है तो सब फील्ड समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। तो ये पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर हमने वहाँ पर पढ़ा था कि यदि हमारे पास कोई ग्रुप हो, कि जैसे ये मेरे पास कुछ अवयवों का कोई सेट है, यहाँ पर इसका नाम ए है और इस पर जो ऑपरेशन कार्य कर रहा है वो स्टार ऑपरेशन कार्य कर रहा है, और उसके तहत बनने वाली जो बीजीय संरचना है वो क्या है, एक ग्रुप का निर्माण करती है। यहाँ पर ये हमने वहां पर पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा सब फील्ड और सब ग्रुप। सब ग्रुप के बारे में हमने थोड़ा सा ये पढ़ा था कि यदि किसी ग्रुप का हम कोई भाग ले लें यहाँ पर, अब ग्रुप का भाग ऐसा नहीं कि जैसे ये वर्गाकार आकृति दिख रही है और इसका ये हमने भाग ले लिया, ऐसा नहीं है। ये सब अवयव है। यहाँ पर ये जो ए नाम का सेट है इसमें कौन विद्यमान है, इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो उन्हीं एलिमेंट में से हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए यहाँ पर। ठीक है, कुछ तो हमने क्या ले लिए, कुछ अवयव ले लिए यहाँ पर। अब कुछ अवयवों के साथ साथ हमने इस ऑपरेशन को भी ले लिया इसी में यहाँ पर, कि उन अवयवों के साथ साथ हमने इस सेट पर जो ऑपरेशन काम कर रहा था स्टार ऑपरेशन, उसको भी ले लिया। उसको लेते हुए यदि ये जो कुछ अवयवों को लेकर जो बना हुआ ये छोटा सेट है यहाँ पर, ये जिस पर ऑपरेशन कौन सा कार्य कर रहा है, स्टार यहाँ पर, तो मैं इसका नाम एच ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये जो एच है स्टार संक्रिया के साथ यदि ग्रुप होने के सारे गुणधर्मों को यदि अपने पास रखता है, यानी इस स्टार संक्रिया के साथ ये संवृत, साहचर्य, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव, इन चारों गुणधर्म भी यदि इस एच के पास है इस स्टार संक्रिया के साथ, तो हम इस एच को इस बड़े ए का क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे इसको, इसका इस तरीके से। ठीक है, कि इस बड़े ए का जो यहाँ पर क्या था, ये ग्रुप था, तो इस ग्रुप का इस छोटे को क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे, इसको उप ग्रुप कहेंगे। है इसी में से आए, इसके एलिमेंट भी इसी में से आए। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि एच इज सबसेट ऑफ ए, कि जो एच होता है वो क्या होता है, इसका सबसेट होता है। वहां पर हमने ये भी बात की थी कि जैसे यदि मेरे पास कोई किसी ग्रुप का कोई सब ग्रुप यदि एच नाम से है, तो एच की दो कंडीशन हो सकती है कि एच या तो क्या हो कि जो रिक्त हो या तो कंप्लीटली, या क्या हो पूरा पूरा ए भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो प्रत्येक ग्रुप के सदैव दो सब ग्रुप तो सदैव एग्जिस्ट करते हैं, एक तो फाई और एक खुद वो, जिनको क्या कहा जाता है, उसके निरर्थक या विषम उपग्रुप। ठीक है, सदैव होंगे ये दोनों। तो इसके अलावा भी यदि कोई होते हैं तो उनमें से क्या कहा जाता है, उचित या प्रॉपर। उसके अलावा बाकी की जो बचते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसके उचित या प्रॉपर सब ग्रुप कहे जाते हैं। तो ये जो सारी बात थी वो तो सब ग्रुप के बारे में थी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सब रिंग पढ़ने वाले हैं। तो सब रिंग का कॉन्सेप्ट भी इसी तरीके से, जैसे ये हमारे पास कोई रिंग है, रिंग का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि रिंग भी क्या होता है कि सेट ऑफ एलिमेंट की अवयवों का एक समुच्चय होता है, अवयवों का समुच्चय। कि रिंग भी क्या होता है, वास्तव में अवयवों का समुच्चय होता है जहां पर दो ऑपरेशन कार्य करते हैं, एक प्लस और एक साधारण गुणा। ये दो ऑपरेशन उन पर कार्य करते हैं। ये ऑपरेशन नंबर 1 है ये, और ये ऑपरेशन नंबर 2 है यहाँ पर, जिस पर दो संक्रियाएं कार्य करती हैं। वहां पर जो ये प्लस वाली संक्रिया के साथ यदि इसका नाम यदि आर है, तो ये जो है प्लस संक्रिया के साथ तो क्या बनाए, आवेली ग्रुप बनाए, कंप्लीटली आवेली ग्रुप बनाता था। और गुणन संक्रिया के लिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, संवृतता गुणधर्म यहाँ पर होता था। गुणन संक्रिया के लिए संवृतता और साहचर्यता। रिंग के लिए पढ़ा था कि योग के लिए तो आवेली हो कंप्लीट, और गुणन के लिए क्या हो, संवृत तथा साहचर्य गुण इसमें विद्यमान हो। तो इनके अलावा भी एक गुण इसमें और होता था, कौन सा, कि गुणन की योग पर बंटन था। कि यदि कोई एलिमेंट ये किसका हो, 3 एलिमेंट है यहाँ पर इस तरीके से, कि जो कि किसके हैं, इसी सेट आर से हैं, तो इसके लिए गुणन की योग पर बंटनता वाला जो रूल है वो भी वहां पर लागू होता था। तो इन सभी प्रॉपर्टी के साथ ये जो सेट था, ये जो आर नाम का जो सेट था वो क्या होता था, एक रिंग कहलाता था। यहाँ पर है, यहाँ पर भी सेट और वहां पर भी क्या है, सेट है। यहाँ पर एक रैंडम ऑपरेशन होता था, कोई भी जिसके अंतर्गत ऐसा होता था कि उस संक्रिया के तहत वो ग्रुप बनाना चाहता है तो वहां पर ऑपरेशन होता था। यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर संक्रिया सदैव योग, साधारण योग तथा साधारण गुणा होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से कार्य करना है कि हमने इसमें से कोई छोटा भाग ले लिया, यहाँ पर इसके अवयवों का कोई छोटा भाग ले लिया और उसको क्या नाम दे देंगे, इसका नाम क्या है, एच है यहाँ पर, कि हमने इसको भी एच ही कहा है यहाँ पर, कि ये जो रिंग थे यानी इसमें जो अवयव बैठे हुए थे, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, यहाँ पर पूरी में वितरित होंगे वो, तो यहाँ पर उनमें से हमने कुछ एलिमेंट ले लिए और कुछ एलिमेंटों को अलग करके एक अलग सेट का नाम दे दिया। अब जैसे सेट लिया, साथ के साथ इन ऑपरेशन को भी उसके अंदर विद्यमान करा लिया हमने, यहाँ पर साथ के साथ उन ऑपरेशंस को भी हमने ले लिया। यहाँ पर ऑपरेशन कौन कौन से थे, साधारण गुणा तथा साधारण योग, दोनों को हमने इसमें शामिल कर लिया, ऑपरेशंस को भी। तो यदि हमारा ये छोटा सेट H इन दोनों ऑपरेशंस के साथ, कौन कौन से, योग तथा साधारण गुणा के साथ, यदि ये भी पूरी पूरी रिंग बनाता है, कि यदि इसके अवयव भी इन दोनों संक्रियाओं के साथ रिंग के जो गुणधर्म होते हैं उनकी यदि पालना करता है या उनको यदि फॉलो करते हैं, तो उस कंडीशन में हम H को भी क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। लेकिन किसकी रिंग कहते हैं उसको, इस बड़ी रिंग की उप रिंग कहते हैं यहाँ पर। इस कारण से ये क्या कहलाती है, सब रिंग कहलाएगी यहाँ पर, कि है तो ये भी बड़ी रिंग का भाग लेकिन ये छोटा है यहाँ पर। अब इसमें भी ठीक इसी तरीके की कंडीशन है कि प्रत्येक रिंग के दो सब रिंग तो सदैव होते हैं, प्रत्येक रिंग के दो रिंग तो सदैव होते हैं। कौन कौन से, एक तो निरर्थक, कौन सी, फाई तथा ए, कि खुद एक तो पूरी पूरी रिक्त रिंग, इसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता हो, और एक क्या होता है, खुद रिंग यहाँ पर जो कि तो प्रत्येक रिंग की दो रिंग तो सदैव एग्जिस्ट करेगी, तो फाई और एक कैपिटल आर, और ये दोनों इसकी क्या कहलाएगी, निरर्थक या इम्प्रॉपर रिंग कहलाएगी, ये दोनों तो इम्प्रॉपर। और जो बाकी की बची हुई शेष है, यानी इन दोनों के अलावा यदि वहां पर उसकी कोई सब रिंग होती है या कुछ एलिमेंटों के ऐसे हमें सबसेट मिल जाते हैं जो कि रिंग को पूरी को बनाते हैं, तो उस कंडीशन में वह उसकी क्या कहलाएगी, प्रॉपर रिंग या उचित रिंग। ठीक है, इस तरीके से जो हमने ग्रुप में पढ़ा था लगभग उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ है। तो बात समझ में आ गई। एक है फील्ड, तो फील्ड के लिए भी इसी तरीके से कि जैसे ये हमारा क्या है, एक फील्ड है। यहाँ पर फील्ड के बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ी चुके हैं पहले कि फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, उसी में देखो यहाँ पर। जैसे ये आपका कोई फील्ड है, फील्ड के बारे में आप सभी जानते हो कि फील्ड योग के लिए भी आवेली होता है और गुणन के लिए भी आवेली होता है, एवं गुणन की योग पर बंटनता, ये तीसरी कंडीशन यहाँ होती है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि एफ क्या है, एक फील्ड है। इसमें से हमने एक छोटा भाग काट लिया यहाँ पर, इसमें से एक छोटा भाग काट लिया, उसका नाम भी क्या है, एच है। यहाँ पर इस फील्ड में से छोटा भाग काट लिया, एच। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि जो ऑपरेशन एफ के ऊपर कार्य कर रहे थे उनको यहाँ लगाओ, तो हमने दोनों ऑपरेशंस को यहाँ ले लिया। उसके बाद चेक किया क्या जो एच है वह इन दोनों ऑपरेशंस के साथ भी क्या फील्ड के सारे गुणधर्मों को संतुष्ट करता है क्या। अगर यदि सारे गुणधर्मों को संतुष्ट करता है तो यह भी क्या बन जाएगा, एक फील्ड बन जाएगा। लेकिन ये बना किससे, इस बड़े फील्ड से। इस कारण से इसको क्या कहेंगे, इसका सब फील्ड कहेंगे, यानी उप क्षेत्र कहेंगे यहाँ पर इसका, कि है तो ये भी बड़े क्षेत्र का भाग लेकिन ये छोटा है, इस कारण से इसको क्या कहेंगे, इसका उप क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं वास्तव में हमारी जो शुरुआत है ना ग्रुप की, वहां से होता है सब कुछ। कि यदि आपको ग्रुप अच्छे से आता है, क्योंकि ग्रुप की ही चीजें यहाँ पर इंक्लूड की जा रही है। ग्रुप में आपने समृद्धता पढ़ा, साचर्यता पढ़ा, तत्समक अवयव पढ़ा, प्रतिलोम अवयव पढ़ा, क्रम विनिमयता पढ़ा, सारी चीजें यहाँ पर भी शामिल है। बस यहाँ दो ऑपरेशंस के साथ उनको जांच करेंगे, तो उनमें से कुछ कंडीशन यदि यहाँ है तो रिंग कहलाएगी, सारी कंडीशन यहाँ आ जाती है कि रिंग की भी, और एक्स्ट्रा गुणन वाली जो बची हुई जो आवेली ग्रुप बनना चाहिए था गुणन के लिए, वो भी यदि इसमें शामिल हो जाए तो यही रिंग फील्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इनके छोटे भाग यदि आप ले लेते हो तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सब ग्रुप होगा तो सब ग्रुप कहलाएगा, रिंग होता तो सब रिंग कहलाएगा, और फील्ड होगा तो सब फील्ड कहलाएगा। तो ये तो हमारी जनरल सी बात थी करने की। यहाँ पर अब आते हैं आगे कि जैसा हमने ग्रुप का सब ग्रुप पढ़ा था, जैसा हमने ग्रुप का सब ग्रुप पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ पर भी कंसेप्ट है। यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, इधर देखते हैं यहाँ पर इसको, कि हमने पढ़ा था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, किसी बड़े सेट का यदि वो सबसेट हो तो वह क्या कहलाएगा, किसी ग्रुप का यदि कोई वो सबसेट हो तो वह सब ग्रुप कहलाएगा। कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट किसी ग्रुप का यदि है, हम एच को क्या कह रहे हैं, नॉन एम्प्टी कह रहे हैं। पहली बात इसको क्या कहा हमने यहाँ पर, नॉन एम्प्टी, और दूसरी बात क्या कहा, इसको सबसेट कहा यहाँ पर। तो दो चीजें शामिल हो गई। तो मैं क्या कहूंगा कि यदि मुझे एच नाम का कोई यदि मेरे पास सेट है, कहां से, ए से, तो ये इस ए का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो किसी भी सेट को किसी बड़े ग्रुप का सब ग्रुप कहने के लिए हमने वहां पर एक थ्योरम पढ़ी थी, और थ्योरम क्या थी कि पहले तो जिसको आप सब ग्रुप कहना चाहते हो वह सब ग्रुप उस बड़े ग्रुप का क्या हो, सबसेट हो। पहली बात तो क्या हो, उस बड़े ग्रुप का क्या हो, वो सबसेट हो। यहाँ पर दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि वो सबसेट तो है लेकिन वो फाई नहीं होना चाहिए।
कि सबसेट तो है लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए। दो बात हो गई थी वहां पर। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि यदि इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए फॉर एल ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच हो, तो उनके लिए हमने इस तरीके का परिणाम पढ़ा था कि ए डॉट बी इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच। तो तीनों कंडीशन यदि उस एच के पास यदि है तो वह एच उस बड़े ग्रुप का क्या कहलाता था, एक सब ग्रुप कहलाता था। ये थ्योरम हमने वहां पर पढ़ी थी। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिंग तथा सब रिंग में भी यहाँ पर सब रिंग तथा सब फील्ड में भी उसी तरीके की थ्योरम है। पहली थ्योरम कौन सी है, सबसे पहली कि यदि आपको किसी रिंग का कोई छोटे भाग को सब रिंग जांच करना हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि जैसे ये बड़ी रिंग है, हम इस एच नाम के सेट को क्या कहना चाहते हैं कि ये जो एच है वो सब रिंग होगा। लेकिन कब होगा, पहली बात तो क्या होनी चाहिए कि एच उस रिंग से आना चाहिए, यानी उस रिंग का ही ये कोई ना कोई कटा हुआ भाग होना चाहिए। तो ये मैंने कह दिया कि एच इज सबसेट ऑफ आर, कि एच का निर्माण कहां से हुआ, आर के एलिमेंटों से, और आर क्या थी, एक रिंग थी, पहली बात। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो एच है वो यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, कि एच में कम से कम एक एलिमेंट तो विद्यमान हो यहाँ पर। तो ये इसकी दूसरी खास बात हो गई कि जिसको हम सब रिंग कहना चाहते हैं ना उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला तो क्या होना चाहिए कि जो एच है वो उस रिंग का ही क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फाई सेट होता है वो भी सदैव बड़े सेट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। तो केवल फाई लिखने से काम नहीं चलेगा, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट भी होने चाहिए। तो क्या कह दिया कि जो एच है वो इसका क्या होना चाहिए, एक अरिक्त होना चाहिए यहाँ पर सेट है यहाँ पर। तीसरी बात क्या होगी यहाँ पर कि यदि a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ यदि h हो तो इनका परिणाम कैसा हो कि a माइनस बी यदि मैं ज्ञात करूं तो वो भी कहां को बिलोंग कर जाए, h में बिलोंग कर जाए वहां पर। एक बात तो ये। दूसरी बात क्या हो, यदि a कॉमा बी यदि एलिमेंट है h का तो उसी के अंतर्गत a b इनवर्स भी किसको बिलोंग करे, कैपिटल H को बिलोंग करे। यहाँ पर a डॉट b भी किसको बिलोंग करे, a डॉट b किसको बिलोंग करे, h को ही बिलोंग करे। तो उस कंडीशन में यानी इन तीनों गुणधर्म यदि H के पास है, यानी इस बड़े रिंग के इस छोटे भाग में यदि उपस्थित है तो यह जो छोटा भाग है वह क्या कहलाएगा, बड़े रिंग का सब रिंग कहलाएगा, यहाँ पर उपवलय कहलाएगा। यहाँ पर इसका ये बात समझ में आ गई। तो दो कंडीशन तो ये पहले से ही थी वहां से कि जैसे ग्रुप के अंतर्गत होती थी। अब ये तीसरी कंडीशन भी यहाँ पर इसी तरीके से है। क्यों है ऐसा वो हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर इसकी संक्रिया क्या थी, स्टार थी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, स्टार ही आएगा। अब समझिए ऐसा इनमें अंतर क्या है दोनों में, कि वहां पर सिर्फ एक ऑपरेशन कार्य कर रहा था स्टार, तो उसके लिए हमने यहां जांच की कि जब किसी अवयव को किसी अन्य अवयव के प्रतिलोम से संक्रिया कराया जाए तो परिणाम सदैव उसी सेट के अंतर्गत बिलोंग होना चाहिए। यही हुआ इसका मतलब यहाँ पर, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पर है कि जैसे ए और बी मेरे पास कोई दो एलिमेंट है यहाँ पर, तो इनके लिए यदि मैं ए की संक्रिया अन्य किसी बी के प्रतिलोम, तो बी का प्रतिलोम कैसा होता है, योगात्मक प्रतिलोम होता है माइनस बी, क्योंकि हम जानते हैं कि संक्रिया यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं थी, इस कारण से बी इनवर्स सिंबल हमने यहाँ पर प्रयोग किया कि यहाँ पर संक्रिया क्या थी, स्पष्ट थी, स्टार संक्रिया। तो स्टार के लिए तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सी के अनुसार इसको कहेंगे। लेकिन जब दूसरा रिजल्ट है तो वहां पर इसके जो इनवर्स है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेगेटिव रिजल्ट के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर उसको। तो वहां पर जो हमारे पास रिंग में जो केवल नॉर्मल एलिमेंट था, कैसा, ये ग्रुप में जो नॉर्मल एलिमेंट बी इनवर्स के द्वारा रिप्रेजेंट था, अब यहाँ पर वो माइनस बी के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, वो माइनस बी के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये केवल एक एलिमेंट से काम नहीं चलेगा यहाँ पर, ये तो किसके लिए हो गया, क्योंकि ये कंप्लीट योगात्मक संक्रिया के लिए पूरा ग्रुप था। इस वजह से हमने यहाँ पर इसका जैसे सब ग्रुप जांच किया ना वैसे कर लिया कि H पहले तो क्या हो, सब ग्रुप हो। यही होना इसका मतलब, क्योंकि R में दोनों चीजें विद्यमान है कि प्लस संक्रिया के साथ तो वो क्या है, आबेली ग्रुप है कंप्लीट, और जो गुणन संक्रिया है वह केवल एसोसिएटिव नियम और कौन सा नियम, संवृत्त नियम, दो नियमों का वो पालन करती है गुणन संक्रिया। तो हमने यहाँ पर इसके लिए तो पूरा सब ग्रुप देख ही लिया, क्योंकि इन तीनों कंडीशंस के द्वारा H कंप्लीटली क्या बनेगा, एक सब ग्रुप बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस R का यहाँ पर। अब बचा हुआ कौन सा, गुणन वाली संक्रिया के लिए भी तो दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए हमने क्या देखा, एक तो क्या देखा, संवृत्त नियम क्लोजर, और एक क्या देखा यहाँ पर, एसोसिएटिव नियम हमें देखना है। तो हमने देखा कि यदि ए और बी दो H के एलिमेंट है तो उनके लिए संवृत्त नियम की प्राप्ति हमें यहाँ से हो जाती है। तो हो गया कंप्लीटली यहाँ पर कि जिस H को हम सब रिंग कहना चाहते हैं वो भी कंप्लीट, जो रिंग की जो कंप्लीट जो प्रॉपर्टीज है उनको यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस कारण से यह जो थ्योरम है वह किसी रिंग के कटे हुए भाग यानी कटे कोई छोटे सेट को सब रिंग प्रूव करने के लिए मानी जाती है। इसी तरीके से फील्ड में होती है एक थ्योरम यहाँ पर। तो अब हम इन चीजों को पढ़ते हैं यहाँ पर स्पष्ट है। अब हम देखते हैं इससे आगे जो हमारी जो मेन डेफिनेशन है उसके बारे में यहाँ पर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उपवलय की परिभाषा और उसके बाद पढ़ेंगे
उप सब क्षेत्र की परिभाषा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सबरिंग के बारे में यहाँ पर। तो सबरिंग की जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से है कि हम उसको मानते हैं कि यदि किसी वलय R का कोई अरिक्त समुच्चय, यदि किसी वलय R का कोई अरिक्त समुच्चय कैपिटल H उपवलय कहलाता है। उपवलय कहलाता है यदि R द्वारा प्रेरित संक्रियाओं पर H वलय है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि R द्वारा प्रेरित संक्रियाएं, R द्वारा प्रेरित संक्रियाओं का मतलब इतना सा है कि R पर जो संक्रियाएं थी वही संक्रिया किस पर काम करे, H पर काम करे, और उसके बाद वो वलय का निर्माण करता है। तो उस कंडीशन में H को हम क्या कहेंगे, उपवलय कहेंगे यहाँ पर। अब हमारी वो बात तो ठीक है, चलो वहां पर ऐसा हो रहा है, लेकिन शुरुआत में जो दो कंडीशन जो हम उपवलय के लिए लेते थे ना, यहाँ पर एक तो H नॉट इक्वल टू फाई, एक H इज सबसेट ऑफ जो भी आपकी वलय है वहां पर। तो वो हम वर्ड हमने ऑलरेडी इसमें यूज में लिया। देखो यहाँ पर क्या कहा है कि यदि किसी वलय R का कोई अरिक्त, तो कोई एक तो अरिक्त यानी नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन उसमें शामिल कर ली पहले ही लिखने में, और उप समुच्चय यहाँ पर कि R का कोई अरिक्त समुच्चय। अब R से ही आया है यहाँ पर, तो ये इसका क्या बन जाएगा, H उसका सबसेट बन रहा है यहाँ पर। तो दोनों चीजें तो हमने यहाँ पर लैंग्वेज में इस्तेमाल कर ली। और उपवलय के लिए क्या होना चाहिए कि जो H है वो भी R में जो संक्रियाएं हैं उन्हीं पर क्या बनाए, एक वलय का निर्माण करे। तो उस कंडीशन में हम इस H को R की क्या कहेंगे, उपवलय कहेंगे यहाँ पर उसको। ठीक है, अब साथ के साथ इसमें एक डेफिनेशन है वो भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर, कि जो डेफिनेशन इसमें यूज में आती, जो इसमें थ्योरम यूज में आती है उसको भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि यहाँ पर इसके साथ है। वलय R की दो अनुचित या कहेंगे इसको इम्प्रॉपर निरर्थक, वलय R की दो निरर्थक उपवलय फाई तथा R होती है, कि प्रत्येक वलय की दो सदैव उपवलय सदैव एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन सी, एक तो फाई और एक हमारा R। यहाँ पर दो उसकी जो सब रिंग है वो तो सदैव एग्जिस्ट करती है। फाई तो हम कहेंगे कि जो रिक्त जो सेट होता है वो भी क्या बनाता है, एक रिंग बनाता है पूरी वहां पर। तो इसी कारण हम इसको क्या कह रहे हैं कि एक तो रिक्त समुच्चय और एक कंप्लीट पूरे के पूरे R में जैसे एलिमेंट थे उन सभी को लेते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि H कोई सेट है तो इसका सबसेट खुद H भी होता है। हम ऐसे लिखते हैं कि H इज सबसेट ऑफ H, कि H का तो समुच्चय होता है, यानी पूरे एलिमेंटों को एक साथ लेकर आप समुच्चय बनाओगे तो भी क्या बनेगा, उसका वो सबसेट ही कहलाता है यहाँ पर। तो हम क्या कह रहे हैं, वलय की दो निरर्थक उपवलय सदैव क्या फाई तथा R सदैव होती है यहाँ पर, तथा निरर्थक उपवलय के अलावा सभी उपवलयों को, सभी उपवलय यानी सबरिंग को सार्थक या उचित, इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी सबरिंग हम इसकी मिलेंगे उन सभी को क्या कहेंगे, उचित या इम्प्रॉपर, उचित या क्या कहेंगे उनको, प्रॉपर सबरिंग कहते हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी होंगी उन सभी को क्या कहेंगे, उसकी प्रॉपर सबरिंग कहेंगे यहाँ पर उसको। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सबरिंग की डेफिनेशन यहाँ पर, जिसकी दो सदैव कौन कौन सी होती हैं,
फाई तथा आर सदैव उसकी दो सब रिंग होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, ट्रिवियल या निरर्थक, उनको हम क्या कहते हैं, सदैव उसकी दो सब रिंग कहते हैं। इसके अलावा जो भी होंगे उनको क्या कहेंगे, प्रॉपर सब रिंग कहेंगे यहाँ पर। तो ये तो हो गई हमारी सब रिंग की डेफिनेशन। इसी तरीके से हमारी फील्ड की डेफिनेशन है, फील्ड के लिए सब फील्ड की डेफिनेशन। तो फील्ड के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब फील्ड आ जाएगा यहाँ पर। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरीके से है। सब फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, सब फील्ड के लिए कि यदि किसी फील्ड F, यदि किसी फील्ड, किसी क्षेत्र F, इसी यदि को हटा देता हूं, किसी क्षेत्र F का कोई अरिक्त उपसमुच्चय, कोई अरिक्त उपसमुच्चय H उपफील्ड या उपक्षेत्र कहलाता है, उपक्षेत्र कहलाता है यदि F द्वारा प्रेरित, यदि F द्वारा प्रेरित संक्रियाओं पर H क्षेत्र है। तो हमारा जो H है यहाँ पर वो क्या कहलाएगा, सब फील्ड कहलाएगा। कब कहलाएगा कि पहले तो F क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तथा वो इस फील्ड का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए वो, ठीक है। और जो ऑपरेशन फील्ड में जो वर्क कर रहे हैं वही ऑपरेशन किस पर वर्क करें, H पर वर्क करें, और उसके बाद वो क्या बनाए, एक फील्ड का निर्माण करें वहां पर। तो उस कंडीशन में H को क्या कहेंगे, हम इस F का सब फील्ड कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्र के दो निरर्थक उपक्षेत्र, क्षेत्र के दो निरर्थक उपक्षेत्र फाई तथा F होते हैं, फाई तथा F होते हैं। दो उसके क्या हो गए, सब फील्ड हो गए यहाँ पर। इसी तरीके से निरर्थक सब फील्ड, ट्रिवियल सब फील्ड के अलावा सभी फील्डों को, सभी उपक्षेत्र को उचित या प्रॉपर सब फील्ड कहते हैं। ये हमारे सब फील्ड की डेफिनेशन हो गई यहाँ पर कि सब फील्ड के भी दो, प्रत्येक फील्ड के दो सब फील्ड सदैव एग्जिस्ट होते हैं, एक फाई तथा F यहाँ पर। अब ये जो बात है हमने सब ग्रुप के अंतर्गत पढ़ी है ना, सेम बिल्कुल जो कि तो हम इन दोनों के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं, रिंग, सब रिंग तथा सब फील्ड के अंतर्गत यहाँ पर। तो ये दोनों की मुख्य जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब इनसे रिलेटेड जो हमारी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम, उनको हम करते हैं। सबसे पहली थ्योरम होगी हमारी कि जब हम किसी, हमें कोई सेट दिया होगा, जनरली कोई सेट, और उसे हमें किसी फील्ड का सब फील्ड दिखाना हो, इसी तरीके से हमें कोई सेट दे रखा हो और उसे हमें किसी रिंग का सब रिंग दिखाना हो, तो दो थ्योरम हम इसकी इस तरीके से करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी थ्योरम है, जैसे कहा जाए कि दो सब रिंगों का इंटरसेक्शन सदैव एक सब रिंग होता है, सिद्ध कीजिए कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी सदैव एक उपवलय होता है, इस तरीके के। इसी तरीके से क्षेत्र में तथा कुछ क्वेश्चंस वहां पर, तो ये सब बारी बारी से करेंगे यहाँ पर। तब आगे लिखते हैं मुख्य इसकी थ्योरम। तो इसकी थ्योरम है, सिद्ध कीजिए पहली थ्योरम है इसकी यहां पर, यदि R एक वलय है, यदि R एक वलय है तथा S कोई S R का कोई अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय है, तो S उपवलय होता है यदि और यदि केवल, उपवलय है यदि और यदि केवल, यदि और केवल यदि for all a comma b is the element of S implies that पहला कि a minus b is the element of S, दूसरा है कि a b inverse a dot b is element of S, ठीक है। कि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि हमारे पास R कोई रिंग है और उसका कोई सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट क्या है, कोई S है, तो यह जो S है वो क्या होगा, एक सब रिंग होगा। कब होगा कि
उसके प्रत्येक अवयवों के लिए a माइनस बी किसको बिलोंग करे, s को बिलोंग करे, और a डॉट बी, यहाँ डॉट है, डॉट का मतलब कि यहाँ पर जो रिंग में जो ऑपरेशन कार्य कर रहा था दूसरा, उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेगा यहाँ पर। तो यदि दोनों रिजल्ट हैं तो ये क्या होगी, सब रिंग होगी, और यदि सब रिंग है तो ये दोनों रिजल्ट आपके पास होंगे यहाँ पर। तो हमारी थ्योरम इफ एंड ओनली इफ वाली है यहाँ पर, यदि और यदि, केवल यदि। तो उस कंडीशन में हमें इसको प्रूव करना होगा बोथ ऑफ साइड से, कि पहले यदि मैं इसको सब रिंग मान लेता हूं तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा, और यदि ये लेकर चलता हूं किसी रिंग के सेट S के लिए तो उस कंडीशन में मुझे इसको सब रिंग प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये काम हमें यहाँ पर करना है। तो सिद्ध करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूं, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है कि हमारे पास S उपवलय है, S उपवलय है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फॉर ऑल a, b के लिए पहला रिजल्ट तो क्या होगा कि a माइनस बी इज द एलिमेंट ऑफ S फॉर ऑल a, b इज द एलिमेंट ऑफ S के लिए। दूसरा रिजल्ट क्या होगा कि a डॉट b इज द एलिमेंट ऑफ S फॉर ऑल a डॉट b इज द एलिमेंट ऑफ S, कि जब हम इसको उपवलय मानेंगे तो ये रिजल्ट प्रूव करेंगे, और जब इन रिजल्टों को लेकर चलेंगे किसी नॉन एम्प्टी सेट के लिए तब यहाँ पर हमें इसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, उपवलय, या उपवलय कहो या केवल वलय कहो यहाँ पर, क्योंकि S को तो वलय प्रूव करना पड़ेगा ना यहाँ पर इनकी मदद से यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने माना यहाँ पर सर्वप्रथम हमने क्या लिया, प्रतिबंधों की आवश्यकता। प्रतिबंध है ये दोनों कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के लिए S को सब रिंग बनने के लिए ये कंडीशन पर्याप्त है। ठीक है, दूसरी तरफ लेकर चलेंगे कंडीशन की, यानी प्रतिबंधों की पर्याप्तता, यानी ये प्रतिबंध पर्याप्त है किसी को सब रिंग होने के लिए यहाँ पर। तो प्रतिबंध की आवश्यकता, प्रतिबंध की आवश्यकता हमने सबसे पहले लिया यहाँ पर। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया यहाँ पर कि माना अरिक्त समुच्चय R, माना अरिक्त समुच्चय S R का या R की उपवलय है। पहली लाइन हमने ये मान ली यहाँ पर कि अरिक्त समुच्चय S R के क्या है, उपवलय, ये हमने कंसीडर किया यहाँ पर। अब यदि ऐसा कंसीडर करते हैं तो हमें ये प्रूव करना होगा कि ये रिजल्ट वहां पर सदैव सर्वमान्य होते हैं यहाँ पर। तो हमने S को जो कह रखा था वो ले लिया कि एक नॉन एम्प्टी सेट है और ये क्या है, इसकी सब रिंग है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने मान लिया यहाँ पर। अब हमें ये रिजल्ट लेकर आना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर चूं यदि a, b इज द एलिमेंट ऑफ S है, यदि a और b कहां से S है, तो इसका मतलब क्या होगा कि a, माइनस b ये भी कहां से होंगे, S से होंगे, क्योंकि हमारे पास S क्या है, एक रिंग है, और रिंग में सदैव b यदि एलिमेंट है तो b का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो b है वो योगात्मक संक्रिया के लिए सदैव क्या बनाती है, आबेली ग्रुप का निर्माण करती है। तो b यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो b इन्वर्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमने इसलिए क्या ले लिया कि यदि b a यहाँ पर है तो a भी होगा, b यहाँ पर है तो b इन्वर्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। अब मैं b तथा माइनस b की यदि संक्रिया कराऊं दोनों की यहाँ पर, तो रिंग की हेल्प से क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा इंप्लाइज दैट कि a प्लस माइनस का b इज द एलिमेंट ऑफ S। ये तो हम जानते हैं किसके नियम से, समवर्तता नियम से, क्योंकि A में यदि मैं किसी रिंग के ही किसी दूसरे एलिमेंट से उसकी संक्रिया कराता हूं तो परिणाम मुझे उसी में मिलता है। यहाँ हम जानते हैं कि A की संक्रिया माइनस बी के साथ कराऊं तो परिणाम क्या आएगा, A माइनस बी। पहला रिजल्ट हमारा प्राप्त होता है यहाँ से। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्या लिया कि a, b इज द एलिमेंट ऑफ S। अब यदि जो S है वो ऑलरेडी रिंग है तो रिंग में गुणन संक्रिया के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सदैव विद्यमान होती है यहाँ पर। तो उसके बेसिस पर यदि मैं एक ही संक्रिया यहाँ पर कराऊंगा तो मुझे परिणाम क्या प्राप्त होगा, उसी में सदैव प्राप्त होगा। तथा दूसरा रिजल्ट क्या आ जाएगा कि a डॉट b इज द एलिमेंट ऑफ S फॉर ऑल a, b इज द एलिमेंट ऑफ S। किस कारण से ऐसा हुआ, गुणन समृद्धता की जो मल्टीप्लिकेटिव जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्योंकि रिंग थी ना ये, तो रिंग में मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, और वो ही हमें यहाँ पर शो करनी है कि कोई भी दो एलिमेंट के लिए उनका प्रोडक्ट यदि लिया जाए तो आंसर किसको बिलोंग करे, उसी को बिलोंग करे। तो S को हमने ऑलरेडी क्या कहा है कि S एक सब रिंग है, तो उसके बेसिस पे ऐसा रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया। तो ये तो हो गए हमारे प्रतिबंध की आवश्यकता कि यदि हमारे पास कोई सब रिंग है या रिंग है तो उसके लिए ये दो नियम सदैव मान्य होते हैं यहाँ पर। अब लेकर चलेंगे प्रतिबंध की पर्याप्तता। तो सेकंड कंडीशन हमारी प्रतिबंध की पर्याप्तता। प्रतिबंध की पर्याप्तता
प्रतिबंध की पर्याप्तता में हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पर कि माना किसी अरिक्त समुच्चय S के लिए हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पर, अरिक्त समुच्चय S के लिए हमने ये कंसीडर किया यहाँ पर कि पहली कंडीशन तो क्या आ जाती है कि a माइनस बी इज द एलिमेंट ऑफ S, और दूसरी कंडीशन है क्या कि a डॉट b इज द एलिमेंट ऑफ S फॉर ऑल a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ S एंड फॉर ऑल a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ S। कि हमने क्या लिया अब की बार इसमें इसको सबरिंग नहीं माना, इसको केवल क्या कहा कि नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, S का। तो मैं ले लेता हूं कि माना किसी अरिक्त उप समुच्चय, मैं इसको उप समुच्चय लिख लेता हूं कि माना किसी अरिक्त उप समुच्चय S के लिए, तो उप समुच्चय यानी जो सब सेट होना चाहिए था वो भी हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर कि अरिक्त उप समुच्चय S के लिए ये दोनों कंडीशन मान्य है। अब इन दोनों कंडीशंस के बेसिस पर हमें ये दर्शाना होगा कि वास्तव में S क्या होता है, एक सबरिंग होता है। तो ये काम हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आगे हम इसको लिखते हैं अब हमें इसको S को यदि यहाँ पर दर्शाना हो कि S क्या होगी, एक सबरिंग होगी। तो सबरिंग का मतलब रिंग होगी, यानी रिंग की पूरी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। तो रिंग में प्रॉपर्टियां कौन कौन सी होती हैं कि योग के लिए समवृत्ता से लेकर कॉम्यूटेटिव तक, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए समवृत्ता और एसोसिएटिव, ये दोनों कंडीशन, और साथ के साथ गुणन की योग पर बंटनता, ये सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इसकी मदद से इसको सोल्व लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, चूंकि ये लिखता हूं मैं यहाँ पर, यदि A is the element of S है तो हमने क्या लिया कि A S का एलिमेंट है। हम इस चीज को तो प्रूव करना चाहते हैं कि S क्या होगा, एक रिंग होगा यहाँ पर। तो मैंने क्या लिया कि जो यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट दिए थे, क्योंकि यहाँ पर ये तो सब कंडीशंस के लिए होगा कि जब भी यहाँ पे ऐसे कोई भी एलिमेंट लोगे, अब वो समान लेते हो या असमान लेते हो ये कोई जरूरी नहीं है, चाहे समान लो चाहे असमान लो, दोनों कंडीशन के लिए सदैव आंसर कहाँ बिलोंग करेगा, S में ही बिलोंग करेगा। तो मैंने दोनों अवयवों को समान ले लिया यहाँ पर कि A इज द एलिमेंट ऑफ S है तो A माइनस A बराबर 0 इज द एलिमेंट ऑफ S। कि A में से A को हटाऊंगा मैं तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 0 कहाँ पर विद्यमान है, रिंग में विद्यमान है। तो मैंने क्या लिख दिया, इंप्लाइज दैट कि 0 योग तत्समक अवयव, 0 योग तत्समक अवयव S में विद्यमान है। यानी हमारे पास जो S में आइडेंटिटी एलिमेंट तो है एडिशन के लिए यहाँ पर उन्हें 0 इज द एलिमेंट ऑफ S, A इज द एलिमेंट ऑफ S है। तो ये की बार हमने दो अवयव कौन कौन से लिए, क्योंकि 0 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और एक साथ के साथ एक एलिमेंट हमने कौन सा ले लिया, A ले लिया यहाँ पर। तो दोनों के लिए फिर से मैं लिखूं यहाँ पर, तो परिणाम कैसे आ जाएगा कि 0 माइनस A इज द एलिमेंट ऑफ S, इंप्लाइज दैट कि माइनस का A इज द एलिमेंट ऑफ S। कि हमारे पास A यदि कोई एलिमेंट है तो उसका प्रतिलोम अवयव भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या होगा कि फॉर ऑल A इज द एलिमेंट ऑफ S इंप्लाइज दैट कि माइनस A इज द एलिमेंट ऑफ S, अर्थात प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट का क्या अवेलेबल है यहाँ पर, इनवर्स एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। तो दो कंडीशन पूरी हो गई। अब चलते हैं तीसरी कंडीशन की ओर। तीसरी कंडीशन हमारी कौन सी होगी, अब की बार हम दर्शाएंगे यहाँ पर चूंकि A इज द एलिमेंट ऑफ S इंप्लाइज दैट कि माइनस A इज द एलिमेंट ऑफ S। कि हमारे पास A यदि अवेलेबल है तो A का जो माइनस A है वो भी यहाँ पर अवश्य विद्यमान होगा। तो दोनों अवयवों की यदि मैं संक्रिया कराऊं यहाँ पर आपस में, किसकी संक्रिया, इसकी संक्रिया इसके साथ कराऊं, तो मैं कैसे लिखता हूँ, प्रतिबंध 1 से। तब प्रतिबंध 1 से, प्रतिबंध 1 कौन सा था, दो प्रतिबंध हमने कंसीडर किए थे ना, एक तो A माइनस बी, एक A डॉट बी। तो मैंने क्या लिया कि A भी S का एलिमेंट है तो माइनस A भी S का एलिमेंट होगा, किसकी हेल्प से, इनवर्स एलिमेंट की हेल्प से। तो प्रतिबंध 1 से क्या हो जाएगा कि A माइनस A इज द एलिमेंट ऑफ S।
implies that कि a plus a is the element of S, यानी जो हम योग समृद्धता दर्शाते थे वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट है। फॉर ऑल a, a is the element of S, कि प्रत्येक यदि हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो उनके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो लिखेंगे implies that कि S योग के लिए समृद्ध है। तो S जो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जो क्लोजर प्रॉपर्टी हम दर्शाते हैं वो भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है यहाँ पर। अब इसी तरीके से हम क्या दर्शाएंगे यहाँ पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दर्शाएंगे यहाँ पर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या लिया यहाँ पर, माना a, b, c इज द एलिमेंट ऑफ S, कि हमने तीन एलिमेंट कहाँ से ले लिए, S से ले लिए यहाँ पर। यदि S से ले लिए तो इंप्लाइज दैट कि सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पर भी होंगे, a, b, c इज द एलिमेंट ऑफ, जो हमने शुरुआत में के लिए था रिंग उसके भी एलिमेंट होंगे। कि जब ये S के एलिमेंट है तो किसके भी एलिमेंट होंगे, रिंग के भी एलिमेंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि S किसका सबसेट है, R का। तो जो एलिमेंट S में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो रिंग यानी जो वलय हमारी थी उसमें भी एग्जिस्ट करेंगे। तो रिंग तो ऑलरेडी हमारे सारे नियमों के लिए क्या थी, वलय का निर्माण कर रही थी यहाँ पर, तो उसमें एसोसिएटिव नियम भी था। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि जो ABC है वो हमारे क्या दर्शाएंगे, एसोसिएटिव जो नियम है वो उसको भी शो करेंगे यहाँ पर, कि जैसा क्योंकि थे तो रिंग के ही एलिमेंट यहाँ पर, तो जो एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं और वहां एसोसिएटिव थे तो वही तो संख्याएं यहाँ पर भी एग्जिस्ट हो रही हैं। तो उसके अंतर्गत हम इसको क्या लिख सकते हैं कि a प्लस b प्लस c, प्लस का ab और प्लस का c, अर्थात R में साचार्य नियम विद्यमान है, अर्थात R में योग के लिए साचार्य है या योग के लिए साचार्य प्रॉपर्टी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। implies that कि R में योग के लिए साहचर्य है। तो हमारी जो एसोसिएटिव की जो प्रॉपर्टी थी वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो रही है यहाँ पर। तो हमारी कौन कौन सी होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें प्राप्त हो गया, इनवर्स एलिमेंट हमें प्राप्त हो गया, उसके बाद हमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो रही है, उसके बाद में एसोसिएटिव नियम भी यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। अब लास्ट बचती है कॉम्यूटेटिव। अब हमें कॉम्यूटेटिव और शो करना होगा यहाँ पर। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करेंगे यहाँ पर कि हमें ये दिखाना है कि यदि कोई भी दो एलिमेंट मैं यहाँ पर इस तरीके से लेता हूँ तो उनका जो रिजल्ट है सामने उस तरीके से भी, यानी a, b के लिए कि यदि मैं इस तरीके से लिखता हूँ a माइनस बी तो इनका रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, b माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर हम तो इसको दिखाना चाहते हैं कि a प्लस बी, तो इनका रिजल्ट कैसे आ जाए, b प्लस ए हमें प्राप्त हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर आगे, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, क्रम विनिमयता और प्रदर्शित करना है। तो क्रम विनिमयता के लिए क्या करते हैं, यदि a, b इज द एलिमेंट ऑफ S है, इंप्लाइज दैट कि a और b कहाँ से लिए गए हैं, पहले एक बार हम इसको गुणन के लिए एसोसिएटिव और दर्शा देते हैं यहाँ पर, ताकि एक साथ दोनों प्रॉपर्टियां हो जाएगी। ये तो किसके लिए होगा, योग के लिए एसोसिएटिव। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए और दर्शाते हैं यहाँ पर। तो वहां पर भी क्या होगा कि यदि a, b, c इज द एलिमेंट ऑफ S है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो हमारे पास यदि S के ये एलिमेंट है तो किसके भी एलिमेंट भी होंगे, ये R के एलिमेंट भी होंगे, क्योंकि आ तो वहीं से रहे ना यहाँ पर कि जब तीन एलिमेंट यहाँ S में विद्यमान है तो कहाँ पर भी होंगे, R में भी होंगे ना, क्योंकि सारे एलिमेंट आ तो R से रहे हैं यहाँ पर। तो यदि ये यहाँ पर है और ये R में एसोसिएटिव नियम का पालन कर रहे हैं तो किस में भी करेंगे, ये S में भी करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट कि a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b और डॉट c। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, चूंकि R वलय है, तो R वलय है तो वलय में तो एसोसिएटिव नियम होगा ही यहाँ पर। तो ये हमारा उसके लिए जो हमें चाहिए था गुणन के लिए एसोसिएटिव, वो भी यहाँ पर साथ के साथ हमें प्राप्त हो गया। अब हम कौन सा कर रहे थे, अब योग के लिए क्रम विनिमयता गुण देख रहे थे यहाँ पर। तो हमने देखा यदि a, b इज द एलिमेंट ऑफ S है, कि a और b कहाँ से लिए गए हैं, S से लिए गए हैं, तो S के साथ साथ ये कहाँ पर थे, यदि ये दोनों एलिमेंट यदि S से हैं तो वहां पर क्या था कि ये दोनों एलिमेंट कहाँ पर भी होंगे, ये R में भी होंगे, ठीक है। और R में यदि होंगे तो R में क्या थी, योग के लिए एक क्रम विनिमय थी यहाँ पर। तो R में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि a स्टार b बराबर प्राप्त हो जाएगा b स्टार a, यानी क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय। तो यहाँ पर क्योंकि एलिमेंट तो वहीं से ही आएंगे ना, कि जो काम R में वो कॉम्यूटेटिव का कर रहे थे उन्हीं एलिमेंटों को आप कहाँ पर लिया है, S में लिया है।
तो जो काम ये आर में कॉम्पिटिटिव कर रहे थे, क्योंकि थे तो ऑपरेशन वही यहाँ पर और वही ऑपरेशन यहाँ पर अभी भी, तो जो काम वहां पर हो रहा था वही काम अब यहाँ पर भी किसके द्वारा होगा कि ए स्टार बी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बी स्टार ए। ठीक है, तो ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है कि जो क्रम विनिमय नियम था वो हमें प्राप्त हो गया। तो हमारे पास जो योग के लिए समृद्धता, साचर्यता, तत्समकवय, प्रतिलोम अवयव एवं क्रम विनिमयता वो तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास बचता है कौन सा, गुणन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। तो वो और देखते हैं यहाँ पर गुणन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ मैं उसको लिखता हूँ थोड़ा सा, गुणन समृद्धता, गुणन समृद्धता। तो हमने लिखा कि माना a, b इज द एलिमेंट ऑफ s, कि दो एलिमेंट हमने कहां से ले लिए, s से ले लिए। तो प्रतिबंध दो क्या कहता है, प्रतिबंध दो हमने लिखा था ना कि यदि a, b इज द एलिमेंट ऑफ s इंप्लाइज दैट कि a डॉट b बराबर s, यहाँ इंप्लाइज एलिमेंट ऑफ s। तो a और b हमने कहां से ले लिए, s से ले लिए। तो प्रतिबंध दो से, प्रतिबंध दो से कैसे लिखा जाएगा कि जो a डॉट b होगा वो किसको बिलोंग करेगा, s को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल a, b इज द एलिमेंट ऑफ s, कि a और b के प्रत्येक के s से होने पर इनका जो डॉट है वो भी सदैव कहां बिलोंग करेगा, s में बिलोंग करेगा। तो इंप्लाइज दैट कि जो s है वो गुणन के लिए s गुणन पर समृद्ध है। तो हमारा जो s है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है यहाँ पर, गुणन पर समृद्धता को शो कर रहा है यहाँ पर। तो ये चीज भी कंप्लीट हो गई। तो हमारे जो मूल जो गुणधर्म थे यानी योग के लिए आवेली होना वो कंप्लीट हो गया, गुणन के लिए समृद्धता तथा एसोसिएटिव वो भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बचता है कौन सा, बंटनता, गुणन की योग पर बंटनता। तो एक कंडीशन और देखनी है हमें, गुणन की योग पर बंटनता, गुणन की योग पर बंटनता। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कंसीडर किया, यहाँ पर माना a, b, c इज द एलिमेंट ऑफ r, a, b, c इज द एलिमेंट ऑफ s, इंप्लाइज दैट कि ये किसके होंगे कि a, b, c इज द एलिमेंट ऑफ r भी होंगे, क्योंकि जो एलिमेंट s में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कहां पर भी होंगे, r में भी होंगे। अब ये r में रहकर ये तीन एलिमेंट यदि ऐसे हैं और वही एलिमेंट कहां पर है, s में भी हैं, तो r में यदि ये बंटन नियम का पालन कर रहे थे कि a प्लस बी प्लस ए डॉट बी प्लस सी, और वो परिणाम यहाँ पर ऐसा था कि ए बी प्लस ए सी, तो वही परिणाम किस में भी होगा, हमारे इस s में भी होगा। और इसी तरीके से क्या प्राप्त हो जाएगा कि b प्लस सी तथा b प्लस सी डॉट ए, इंप्लाइज दैट कि b डॉट सी, b डॉट ए और प्लस a डॉट सी डॉट ए। जब हमने कहां पर लिया, एक तो वाम बंटन था, एक दक्षिण बंटन था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी डॉट ए। ठीक है, फॉर ऑल a, b, c इज द एलिमेंट ऑफ s, कि s के प्रत्येक जोड़े के लिए हमारी यहाँ पर गुणन की योग पर बंटनता भी अवेलेबल है। किस कारण से अवेलेबल है कि जिन एलिमेंटों को हम लेकर बंटनता प्रूव करना चाहते हैं वो हमारे पास तीन एलिमेंट है, ए बी सी। यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट ए बी सी है यहाँ पर। अब इनको लेकर यदि मैं यहाँ पर बंटनता जो रूल है उसको प्रूव करना चाहता हूँ, तो जब ये s के एलिमेंट है तो ये r के भी होंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट जो s में आ रहे थे वो कहां से लिए जा रहे थे, r से लिए जा रहे थे। तो उस कंडीशन में कि यदि ये तीनों एलिमेंट s में है तो r में भी होंगे, तो ये जब तीनों एलिमेंट r में आ जाएंगे तो अपने आप ही किसके नियम का पालन करेंगे, बंटन नियम का पालन करेंगे। तो जब इनके लिए बंटन नियम लागू है तो यहाँ पर इनके लिए भी होगा जब s के एलिमेंट होंगे। तो हमने क्या लिख दिया कि फॉर ऑल a, b, c के लिए क्या बंटन नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। तो जब भी s के एलिमेंट होंगे उनके लिए बंटन नियम लागू होगा। तो ऐसा करने पर हमारे पास जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाता है। यानी हमें जो प्रूव करना था यहाँ पर कि हमारा रिजल्ट इस तरीके का जो है वो क्या बनाएगा, एक सबरिंग बनाएगा जबकि दोनों प्रतिबंध अवेलेबल होते। तो लिख देंगे इंप्लाइज दैट, आगे लिखेंगे इंप्लाइज दैट कि जो s है वो r पर उपवलय है, s r पर उपवलय है। और यही हमें यहाँ पर दर्शाना था कि s r पर क्या होती है, एक सबरिंग होती है। तो एक बार नोट कीजिए, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर।